नमस्कार मित्रों, मैं नमिता सुंदर सुमति अय्यर की कलम से यूट्यूब चैनल से जुड़े समस्त श्रोताओं के लिए लेकर आई हूँ आज उनकी एक और कहानी, भरत वनवास। भरत वनवास अपने समय में सुमति जी की काफी लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी है और ये कहानी उनके संकलन शेष संवाद में संकलित है। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर सुमति अय्यर रचित कहानी भरत वनवास। सुबह के सन्नाटे को जैसे चीरती हुई भरत की आवाज आई, पापा हम नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जाना पापा। साधिकार जिदियाती आवाज के साथ विपिन की झल्लाहट, चुप कर, अभी अभी घंटे भर घुमा कर लाया हूं। और चप्पलों की घिसियाती आवाज के साथ विपिन भीतर आया था। पीछे पीछे भरत बिलबिलाता हुआ आया। वो चौके से निकल आई, तर बतर। उसे देखते ही भरत ने फिर शुरू कर दिया, मम्मी हम जाएंगे जाएंगे, चलो ना मम्मी। और उसके पैरों से लिपट कर रोने लगा। उसका बैलेंस गड़बड़ाया और वो गिरते गिरते बची थी। मारने को अनायास ही उठा हाथ एकदम बैठ गया और वो उसे गोद में उठाकर पुचकारने लगी, बस बेटे बस, अभी जाएंगे हम, पापा चले जाएंगे फिर हम लोग जाएंगे। और वो उसके आंचल में नाक रगड़ने लगा। भीतर से विपिन की बड़बड़ाहट साफ सुनाई दी, और सिर चढ़ाओ बिगाड़ कर रख दिया है, एकदम ऐसा जिद्दी हो गया है कि बस। विपिन का मूड सुबह की चाय के साथ ही उखड़ गया था। जरा सी चीनी क्या ज्यादा पड़ गई थी और उसने पूरी की पूरी चाय मोरी में उड़ेल दी थी। बुढ़िया जाओगी तब भी सलीके की चाय नहीं बनेगी तुमसे। फिर खुद चाय बनाकर गिलास उठाकर बाहर चला गया और उसने ठंडी चाय पी ली थी चुपचाप। विपिन का मूड इन दिनों यूं ही उखड़ा रहता है। 5 सालाना गृहस्थी में उसके इस कटखने मूड को पहचानने लगी है वो। इस बार की खींच का भी कोई अर्थ नहीं है और ना ही खींच नई है, वही पुरानी और शाश्वत। मध्यम वर्गीय जिंदगी में बस यथार्थ ही होता है शायद। फूल पत्तियों की बातें भी घूम फिरकर इसी बात में अटकने लगती हैं कि कौन सा फूल कितने पैसे में बिकता है। अभी सिर्फ 7 बज रहे हैं और वो तौलिया लेकर बाथरूम में चला गया है। भरत ने एक बार उसे देखा, फिर गोद से उतरकर खिलौने वाली टोकरी के पास चला गया। वो जानती है कि वो अभी टोकरी उठाकर आएगा और ढेर सारा मनुहार आवाज में भरकर कहेगा, मम्मी खेलो ना। और उसके भोले चेहरे से टपकती दयनीयता को वो झेल नहीं पाएगी। अक्सर यही होता है कि वो सुबह उठकर घरघराते हुए स्टोव को जलाकर खाना बनाने बैठती और विपिन सुबह की चाय के बाद अखबार खोलकर बैठ जाता।
भरत उठकर सीधा उसके पास आता, उसे कुल्ला करवा कर वो दूध पिलाती और वो बॉल लेकर लगातार उसका आंचल खींचता। मम्मी खेलो ना, पापा के पास जाना ना, मारेंगे पापा। और उसकी आंखें कमरे में अखबार पढ़ते विपिन की ओर उठ जाती। उसका मन होता उसे यूं ही भर कर गोद में ले ले और खेलती रहे सारा दिन उसके साथ। पर अगर खाना 7:30 पर नहीं परसा गया तो विपिन बैग उठाकर चलता बनेगा, ये कहकर कि बाहर ही देख लूंगा। वो टिफिन का डिब्बा लेकर दरवाजे तक दौड़ती हुई जाती, पर वो सीढ़ियां उतर चुका होता। फिर पूरा दिन ऐसे ही गड़बड़ा जाता और शाम तनाव में बीतती। ऐसे में भरत को बहलाकर टरकाना ही बेहतर लगता है। क्या दे पाए हैं वे दोनों उसे, सिवाय एक लंबे अकेले खालीपन के। और तो और सुबह शाम जितनी भी देर घर पर रहते हैं, दोनों को उतनी फुर्सत नहीं रहती कि उसके साथ थोड़ा वक्त दे सकें। छोटे से 2.5 कमरे में सुबह की हड़बड़ाहट में भरत का इधर उधर डोलना भी नागवार गुजरता है। विपिन तो झेड़ा की बैठता है उसे, लिहाजा वो सारा तामझाम लेकर बाहर सीढ़ियों के पास बैठने लगा था। उसे याद आया आज फिर छुट्टी बढ़ाने की एप्लीकेशन भेजनी है। सुबह से ही वो अवसर की तलाश में है कि वो सामान्य हो जाए, इतना सामान्य कि प्रश्न की गंभीरता को अजीजी के साथ समझ सके। पर इधर कई दिनों से वो महसूस करने लगी है कि वो सुबह होते ही एक चेहरा ओढ़ लेता है जिसमें ढेरों शिकन है, और उस चेहरे को ओढ़कर वो भरसक उससे दूर रहने की कोशिश करता है। मानो डरता है कि पास आते ही वो ओढ़ा हुआ चेहरा किसी नकाब की तरह गिर पड़ेगा। यूं तो इस मुद्दे को वो कई बार उठा चुकी है और वो कंधे उचकाकर सिर्फ इतना ही कह देता है, आई डोंट नो। उसने कतई नहीं पूछा कि फिर पता किसे है, या फिर तमक कर बोलता, मैंने कहा था ये जंजाल पालो। कहता हूं और कहता भी हूं कि छोड़ दो नौकरी और घर बैठकर भरत को पाल लो, बस सारी किल्लतों से निजात तो मिले। और किया भी तो यही उसने। पिछली बार अम्मा जी जब सहसा चली गई तो वो हकबका कर रह गई थी। कुछ भी तो नहीं सूझा था उस वक्त, सिवा इसके कि वो अर्जी देकर घर बैठ जाए। अर्जी दी थी बिल्कुल झूठे कारण। विपिन से पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। विपिन के वेतन से घर के बजट को कुशल अर्थशास्त्री की तरह साधना चाहा था। हालांकि अभी वे दोनों ही महानगर की मशीनी रफ्तार और आवश्यकताओं के क्रूर अर्थतंत्र में नहीं फंसे थे, लिहाजा असहाय और अव्यवस्थित रहने के पूरे आदी थे। जबकि विपिन के लगभग सभी सहयोगी निहायत स्वार्थी और व्यवहारिक इंसानों में तब्दील हो गए थे। पिछले 2-3 माह तक तो सब ठीक रहा, और तो और उसने अंत में 2 माह लगातार 85 रुपए बचा भी लिए थे, और अपनी इस उपलब्धि पर वो फूली नहीं समाई थी। पर अगले ही महीने भरत की बीमारी में 200 रुपए लग गए और फिर बजट गड़बड़ा गया।
हालांकि किसी सुविधाजनक मासिक बजट तक पहुंचने की कोशिश नाकाम न सही, पर बहुत कामयाब भी नहीं रह सकी थी। अगले ही महीने उसे पता चल गया था विपिन के वेतन में पूरे 200 कम थे, और उसने पूछने की जुर्रत की थी कि भरत की आरडी के रुपए तुमने जमा कर दिए या नहीं। वो लगभग गुर्रा कर बोला था, अभी 4 महीने पहले मिनी की जचकी में जो लगे थे वही तो कट रहे हैं। और वो चुप लगा गई थी। उस माह का बजट खींच तान कर संभाल लिया। अगले ही महीने अम्मा की चिट्ठी आई थी ढेरों उलाहनों के साथ। महंगाई का रोना, बाबूजी की अपर्याप्त पेंशन, लिहाजा 150 की कटौती होनी ही थी। वहां अम्मा का रोना और महानगर का अर्थशास्त्र। वो मात खा गई थी। विपिन ने हालांकि मुंह से कुछ नहीं कहा था, पर उसने स्वयं ज्वाइन करने की बात सोच ली थी। उसने पहली बार महसूस किया कि यूं यकायक नौकरी छोड़ देने का फैसला बहुत भावुक होता है। समस्या तब भी आई थी। खूब तलाश कर एक क्रिच ढूंढ निकाला था। बस 3-4 बच्चे थे। अम्मा को बुलवा लेती तो आ ही जाती रो धोकर, पर उसने उस विचार को स्थगित कर दिया। हालांकि उसे यकीन था कि इस तरह क्लच में डालकर वो भरत को सिर्फ एक लंबा, उबाऊ और नाजायज अकेलापन ही दे सकती है। वो घरेलू ममत्व को जो स्वयं उसने पाया था, वही तो उस नन्ही सी जान पर लुटाना चाहती थी। इस नन्हे से भरत का जन्म भी तो पूरे 3 साल की इंतजारी के बाद हुआ था। हालांकि दोनों तरफ खास शान शौकत वाली जिंदगी नसीब नहीं थी, फिर भी विपिन इकलौता था, और इधर वो भी इकलौती, और उन दोनों की पहली संतान प्रतीक्षित भी थी। भरत की बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, गोरा गोल मटोल चेहरा किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। इसके होने पर माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए थे। हिजड़ों को पूरे 101 रुपए दिए थे। नामकरण संस्कार भी खूब धूमधाम से हुआ, और महिलाओं के गीतों और बच्चों की संवेद चिल्पों के बीच उस नन्हे का नाम रखा गया भरत। 3 महीने का भी तो नहीं था कि विपिन ने उसके दफ्तर के मेमो के साथ एक पत्र लिख दिया था कि वो लौट आए। मां चौंकी थी। स्वाभाविक ही था। कहाँ तो दादी ने मां को 40 दिनों तक सूतक में रखा था। मां ने तो सूरज भी पूरे 11 दिन के बाद देखा था। कहती थी देशी घी और हरीरे से उनके शरीर का लावण्य खिलाया था। मां के भीतर की पीड़ा उनकी आंखों में उतर आई थी, और इससे पहले कि वो पीड़ा उसकी आंखों में स्थानांतरित होती, उन्होंने एक समाधान उसके सामने रख दिया था। तू चाहे तो इसे यहीं छोड़ जा, मैं संभाल लूंगी। पर विपिन ने अपने पिता होने की सहूलियत का पूरा उपयोग किया था, और वो सिर्फ निरुत्तर ही रह गई थी। देखूंगी मां, नहीं बना तो। और अधूरा सा वाक्य उन्हें थमाकर वो लौट आई थी। वो नन्हे भरत को क्रच में रखना नहीं चाहती थी, पर विपिन का विचार था कि जब तक किसी ढंग की आया का प्रबंध नहीं हो जाता, तब तक यही सही। पहले दिन जब वो उसे छोड़ने गई थी तो पांव उठ ही नहीं रहे थे।
सारा दिन वो 5 बजने की प्रतीक्षा में रही। 3 बजे ही वो वापस लौट आई थी। भरत को आराम से खेलते देखा तो जान लौटी। विश्वस्त आया को ढूंढने में वक्त लगा था और तब तक यही इंतजाम सुविधाजनक लगा था। यही क्रम 4-5 महीने तक चलता रहा। कोई आया विपिन को पसंद आती तो वसु उसे खारिज कर देती और वसु की पसंद विपिन को नागवार गुजरती। भरत चेहरा पहचानने लगा था। सुबह 8:30 पर जब वो विपिन को भेजकर भरत को नहला धुलाकर उसकी बोतल तैयार कर घर पर ताला डालने लगती तो वो जैसे रुआसा हो जाता। उसका आंचल कसकर पकड़ लेता और होंठ भींच लेता। कभी तो कंधे पर सिर टिकाकर बांह उसके इर्द गिर्द कसने लगता। क्रच के मोड़ तक पहुंचती कि उसके होंठ बिचकने लगते। कभी तो चुपचाप चला जाता अपने को ढीला छोड़कर। वो उसके गाल चूम लेती तो मुंह फेर लेता गुमसुम। कभी हिचकियां लेकर रोना शुरू कर देता। वो बेहद कमजोर हो जाती और आया के हर आश्वासन के बावजूद कि उसके जाने के घंटे 1.5 घंटे बाद वो ठीक हो जाएगा, वो आश्वस्त नहीं हो पाती। सुबह मुंह अंधेरे उठकर मशीनी अंदाज में सारे काम अकेले निपटाने की तकलीफ इस पीड़ा के सामने छोटी लगने लगती। विपिन को इस इंतजाम से कोई सरोकार न पहले था और न बाद में ही रहा। वो शुरू में बताया करती तो खींच कर कह देता, बस सेंटिमेंटल होने की भी हद है। दुनिया चांद तक पहुंच जाएगी पर तुम चंदा मामा वाली लोरियां सुलाकर ढिठौने ही लगाती रहना। आखिर वो भी बड़ा हो रहा है, कुछ दिन बाद खुद ही सीख जाएगा। हमें ही तो आदत डालनी है ना उसकी। उसकी इस आक्रामकता के सामने उसकी आवाज जाने कहां गुम हो जाती और वो चुप लगा गई थी। उसके बाद सिर्फ जरूरी बातों के अतिरिक्त परस्पर संवाद की स्थिति भी नहीं बन पाई थी। इतवार का दिन होता तो भी विपिन फाइलें निपटाता और इत्मीनान से नहाता धोता। वो पूरे समय भरत के आसपास बनी रहती, जैसे हफ्ते भर के नाजायज अकेलेपन को एक दिन में पूरा कर देना चाहती हो। लिहाजा उसके और विपिन के बीच की दूरी बढ़ने लगी थी। साथ ही भरत और विपिन के बीच पनपते 36 रिश्ते को भी उसे संभालना होता था। भरत चलने लगा था ठुमक कर और हर चीज को खींच गिराने में उसे आनंद आने लगा था। विपिन के काम की एकाग्रता में यह खलल उसे खिजाती और वो भरत को झिड़क देता। रोते हुए भरत को संभालती हुई विपिन की असहनशीलता पर वो भीतर ही भीतर कुढ़ती। धीरे धीरे इस रफ्तार के आदी हो गए थे वे तीनों। क्रच की आया कि अक्सर कोई फरमाइश होती थी, गर्मियों में धोती की और जाड़ों में पुराने स्वेटर की। पर बसु उसे कैसे समझाती कि महानगर में नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्ग की परेशानियां घाट तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे खुश करना चाहती पर अपनी हद तक ही तो। पर उसकी मांगे तो द्रौपदी का चीर होने लगी थी। एक दिन वो जल्दी लौटकर आई तो उसने देखा कि भरत गीली चड्ढी में खड़ा है और सारे बच्चे उसे घेरकर ताली बजाए जा रहे हैं, शेम शेम ऑल द मंकीज नो योर नेम। और भरत रुआसे चेहरे में आंखों में ढेर आंसू लिए असहाय सा खड़ा था। गाल में उंगलियों के निशान उभरे थे
जो संभवतः आया ने उसके सूसू कर देने पर अपनी खीज उतारने के लिए मारे होंगे। उसकी आंखें भर आई थी और आवेश में झट झोला उठाकर भरत को पुचकारती वापस लौट आई थी। उस दिन उसने निर्णय ले लिया था कि आइंदा भरत को क्रच में नहीं भेजना है। और विकल्प भी क्या हो सकता था सिवाय इसके कि अम्मा को लिखा जाए। लिखा विपिन नहीं था, अम्मा आई थी पूरे एहसान जताती हुई। हालांकि विपिन ने पहले ही चेता दिया था कि अम्मा को बुलवाना हो तो कुछ परेशानियों के लिए भी अपने को तैयार करना होगा। अपने 2.5 कमरे की गृहस्थी में उनकी लगातार उपस्थिति से होने वाली अस्त व्यस्तता का अंदाजा उसने लगाया था, पर इसके अतिरिक्त उसे कुछ विकल्प सूझा भी तो नहीं था। उसने अपने मन की तमाम आशंकाओं को बस एक ही समाधान में लपेट लिया था कि कुछ भी हो, सारी तकलीफें सहकर भी भरत के प्रति गैर जिम्मेदारी वाली तकलीफ से तो निजात पा ही लेगी। इन सब के पीछे भरत को मिलने वाले घरेलू प्यार के प्रति वो पूरी तरह आश्वस्त थी। कम से कम अर्थव्यू में अपने नन्हे अभिमन्यु को अकेले लड़ने के लिए तो नहीं छोड़ना पड़ेगा ना। और फिर महीना भर ही गुजरा होगा कि अम्मा के मूड सुखड़ने लगे। वे कब क्या सोचती पता ही नहीं लगता। उनके दुख भी अनंत होते। दूध उफन जाता या बाईं आंख फड़कती तो ढेरों अप्रत्याशित आशंकाएं उन्हें घेरती। कहीं निन्नी को तो कुछ नहीं हुआ, या फिर गीता या टीटू को। बस सारा दिन जंगले के पास बैठी रहती डाकिये की प्रतीक्षा में। वैसे भी पत्र आने में देर सबेर होती तो वे मायूस सी होने लगती। दरअसल उनके मायूस होने के लिए किसी ठोस वजह की जरूरत भी नहीं थी। वे किसी भी बात पर मायूस हो जाती थी। उनके खाली दिमाग में जैसे ढेरों खब कीड़ों की तरह कुलबुलाते। अच्छी बातों को तो जैसे वे सोच ही नहीं पाती थी। उन्हें हमेशा किसी न किसी अनिष्ट की आशंका बनी रहती। भरत में भी खासा बदलाव आने लगा था। उनके मूर्खतापूर्ण लाड़ से वो जिद्दी होने लगा था। धूल मिट्टी में आराम से खेलता, जाड़ों में 3-4 दिन के गंदे स्वेटर में घूमता, कभी कभी दोपहर में बिस्तर गीला कर लेता और उसी में सोता रहता। वो चिढ़कर झिड़कती तो अम्मा पक्ष लेने लगती। अरे हमने 4 पैदा किए हैं, मजाल है कि किसी पर खींच उतारी हो। अरे जना है तो सहना भी सीखो। हमारी गीता की तो जान टीटू और बेबी खाए जाते हैं, पर मजाल है उस बेचारी ने कभी आंख तरेरी हो। भीतर से उभरे शब्दों की कड़वाहट तो वो भीतर ही निगल लेती। अम्मा उसकी तकलीफों से बिल्कुल नावाकिफ रहने का अभिनय करती हैं। सुबह की जल्दी में वो अनखाई ही चली जाती। शाम भूख में कुलबुलाती लौटती तो अम्मा सूखा चाय का प्याला थमाकर कहती, शाम के लिए सब्जी थी ही नहीं, इसलिए कुछ बना नहीं, तनिक ले आओ तो पका दो। और पड़ोस में टीवी पर चित्रहार के लिए पहुंच जाती। हालांकि उनकी यह तटस्थता विपिन के प्रति नहीं रहती। विपिन ठीक से नहीं खाता तो सारा दिन छींकती कि उनके बेटे का सोने का शरीर गृहस्थी के जंजाल में गला जा रहा है। भरत पर भी खीज उतारती। एक ही और हैं, दिन भर टिटिया कर मारो खाना छुड़ाए देते हैं। अम्मा का ये पक्षपातपूर्ण रवैया उसके लिए नया नहीं था। उसने झेला था जब से इस घर में आई थी।
कभी कभार वह दरिया दिली के साथ भरत के लिए एक आध अच्छे मौसमी फल ले आती तो अम्मा तुरंत मायूस हो जाती और दीर्घ निश्वास लेकर बोलती, गीता भी चाहती है पर करे क्या, पूरा ही नहीं पड़ा था, इस पर दो दो जन के लिए। और जाने क्यों उसे लगता वो भरत को फल नहीं, अपने हाथों जहर खिला रही। इधर अम्मा की कुड़बुड़ाहट से विपिन बेखबर भले ही न हो, बेअसर जरूर था। वो अपने काम नियमित करता। हाँ, बस 2.5 कमरे में उन दोनों के बीच प्राइवेसी की गुंजाइश नहीं रह गई थी। घर में बिताए जाने वाले उस अंश को, खासकर रात के अंश को सार्वजनिक बना दिया जाना उसे खला जरूर था। फिर भी वो क्या करती। रात की निस्तब्धता में अगले कमरे में अम्मा की उपस्थिति का एहसास लगातार उल्टी पड़ी छिपकली की तरह उन दोनों के बीच लटपटाता रहता। कभी विपिन का हाथ भी उस पर पड़ जाता तो लगता जैसे छिपकली उलटकर उस पर आ गिरी है और उसे उपकाई सी आ जाती। उनके संबंध ठंडे होने लगे थे। शिकायत भी क्या कर सकती थी। कुछ बोलती तो पलट कर पूछ सकता था, तुम्हें ही तो शौक था ना बुलवाने का, तो लो भुगतो। और वैसे साफ मुकर जाता। वैसे भी भरत को बुखार होता, अम्मा को हरारत सी होती तो उसे ही छुट्टी लेनी होती। परिणाम यह होता कि जब वो कभी बुखार से तप रही होती, उसके पास छुट्टी नहीं होती और उसे ऑफिस ही जाना पड़ता, भले ही जल्दी लौट आए। अम्मा के आने के बाद से भरत के स्वास्थ्य में निश्चितता सुधार आने लगा था। स्वभाव में भी एक खास बदलाव नजर आने लगा था। वो अब अपने आप खेलने लायक हो गया था। दुनिया जहान की चीजें बटोर कर रखी थी अपने सामान के साथ। खाली पाउडर के डिब्बे, उनके ढक्कन, प्लग के टूटे टुकड़े और भी न जाने क्या क्या। वो अब इन्हीं में मस्त रहने लगा था। कभी तो शीशे के सामने खड़ा रहता और हंसने की मुद्रा में आंखें गोल करके दांत निकालता। लगता था जैसे धीरे धीरे भरत को उसकी जरूरत खत्म होती जा रही है। ये तथ्य कहीं पीड़ादायक जरूर था, पर आश्वस्त करने वाला अवश्य था। अपने साथ जी लेने के इस नए ढंग ने उसे तसल्ली दी थी और वक्त बेवक्त उसके मायूस हो जाने का खटका भी कम होने लगा था। सच, अकेले कर दिए जाने के बाद उसी में खुश रहने का मादा उस नन्ही सी जान में जाने कहां से समा गया था। वो अब तक उसकी आदतों पर बिफरती थी। मसलन वो 2 वर्ष का हो गया था, पर दांत साफ करना अब भी उसे नापसंद था। एक बार उसने खींचकर थप्पड़ लगाया था, पर वो ना चीखा न रोया, गुमसुम उसे देखता रहा। उसका चेहरा दयनीय हो गया था। वो बिसूरने लगा था। दोनों गाल आंसुओं से तर थे। उसे बेआवाज यूं रोते देखकर वो भौचक्की रह गई थी। न कोई आवाज न चीख, बस आंसू ढुलके जा रहे थे। वो अपने को देर तक माफ नहीं कर पाई थी। नन्हे से बच्चे को माता और पिता का पूरा प्यार और सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे। वो दिया था तो सिर्फ लंबा अकेलापन। अब उससे उसके बचपन को भी छीनना।
उफ, वो खूब रोई और विपिन से कहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। अम्मा आदतन ज्यादा कहाँ ठहर पाई थी, बस एक न एक बहाने निकालती रहीं और अंततः हार कर विपिन से कह दिया था। उनका टिकट आ गया और उनके चेहरे की रौनक लौट आई थी। उसे तो आज भी याद है कैसे अम्मा ने जाते जाते दुनिया भर की फरमाइशों से अपना ट्रंक भर डाला था। उसे यह बात आज भी नहीं भूलती कि उनके पीछे भरत की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसकी चिंता सिर्फ उसे और विपिन को करनी थी। अम्मा जी को कोई सरोकार नहीं था। उनके जाने के बाद बाबूजी का खत आया था कि अम्मा का शरीर बहुत कमजोर हो गया है, अब उनकी उम्र बच्चे संभालने की नहीं रही, वगैरह वगैरह। वो समझ गई थी कि यह पत्र उसे और सिर्फ उसे महसूस करवाने के लिए लिखा गया है कि अब उनकी ओर से किसी तरह की सहायता की अपेक्षा न की जाए। विपिन ने पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया था और उसका दफ्तर, घर, फाइल बदस्तूर चलते रहे थे। ये ठीक है ये कि महानगरी मशीनी जिंदगी और वर्तमान अर्थतंत्र आदमी को कुछ हद तक खुदगर्ज बना देते हैं, पर आदमी पारिवारिक संबंधों में भी यदि खुदगर्ज होने लगे तो क्या रह जाता है साथ जीने के लिए। उसने छुट्टी ले ली थी। इस बीच एक आया भी रखी, ये जानते हुए भी कि आया भरत को पेट भर खाना खिला सकती थी, उसके साथ खेल सकती थी, पर उसे मां का सा दुलार कतई नहीं दे सकती थी। पर महीने भर में ही उसे एहसास हो गया था कि उस आया ने तो भरत का पेट तक नहीं भरा। पर हां, आया जरूर पहले से अधिक स्वस्थ दिखने लगी थी। रेजगारी अक्सर गायब हो जाती। केवल उस एक महीने में राशन के अतिरिक्त 4 किलो चीनी लग गई थी। उसने हार कर आया को निकाल दिया था और छुट्टी ले ली थी। वैसे उसके यूं अचानक छुट्टी ले लेने की वजह से दफ्तर में भी पूरी अप्रसन्नता का सामना करना ही पड़ा था उसे। घर और दफ्तर के दोहरे मोर्चे को संभालते हुए वो बेहद शिथिल होने लगी थी। इस बार छुट्टी के 2 महीने गुजर चुके हैं और वो सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती है, रास्ता निकालने में लगी है। अभी हफ्ते भर पहले माँ ने फिर लिखा था, भरत को अपने पास रखने का सुझाव। विपिन भी जरूर उसकी परेशानी भाप रहा होगा, पर अपनी ओर से कोई पहल नहीं करेगा। यही है कहने और होने के बीच की खाई। कहने को तो वो यही कहता फिरता है कि बच्चे की कीमत पर पत्नी से नौकरी करवाना उसके उसूलों के खिलाफ है, पर वो जानती है वो कि सारी ब्रॉड माइंडेडनेस सिर्फ शो पीस है। इस वाक्य के सहारे वो अपने मित्रों और परिचितों के बीच खासा प्रतिष्ठित हो जाता है, जबकि वो जानता है कि इस वाक्य के बल पर बसु नौकरी कतई नहीं छोड़ेगी। पिछले 1 सप्ताह में वो उसके मूड टटोल रही है, पर उसके तनावों का तो जैसे कोई अंत ही नहीं है। और एक एक दिन वो इस सवाल को टालती जा रही है, पर कब तक। आज उसने निर्णय कर लिया है कि जो भी हो उससे साफ साफ पूछ लेगी। खाना लगा दिया है, वो कपड़े बदल कर नीचे बैठ गया है। उसने कमरे में झांका। भरत आईने के सामने
खड़ा तरह तरह के मुंह बना रहा था। सुनो, ऐसे कब तक चलेगा? कैसे? वो अनजान बन रहा था। उसने होंठ काट लिए। यही मेरी छुट्टी? और उसने वाक्य को बीच में ही निकल लिया। तो मैं क्या करूं? क्रच आपको सूट नहीं करता, आया तुम्हें चुड़ैल लगती है जो तुम्हारे बेटे को खा जाएगी। एक तुम ही हो ना माँ, और तो सब जैसे पत्थर हैं। वो इसी तरह एक वाक्य के उत्तर में ढेरों आरोप छल्ले बनाकर उसकी ओर फेंकता है, जैसे वो महसूस ही नहीं करता कि सामने वाला भी खुददार हो सकता है। माँ का पत्र आया था। वो चुपचाप खाता रहा। दोबारा वाक्य दोहराने की हिम्मत नहीं हुई। उसने हाथ धो लिए और चुपचाप जूठन उठाने लगी। क्या लिखूं माँ को? उसने चौके से पूछा। उसने एक बार उसे देखा और फिर फाइलें बटोरता हुआ बोला, लिख दो, अगर संभव हो तो आकर ले जाएं। उसे यकीन नहीं आया। वो बाहर आई, तब तक वो सीढ़ियां उतर चुका था। उसे जाते हुए देर तक देखती रही। अब तो वो ऊपर भी नहीं देखता। वो वापस भीतर आ गई। भरत अब भी आईने के सामने था। वो माँ को लिखेगी, आज ही लिखेगी। उसका सिर भन्ना रहा था, पर चाय बनाने की जहमत कौन उठाए। वो भरत के पास चली आई। शीशे में ही उसे देखकर वो किलक उठा। मम्मी देखो तो, हम हैं। उसकी किलकारी बेहद प्यारी लगी। वो उसके पास आकर बैठी और अपने पास खींचकर खींच लिया। बस अचानक उमड़ आए इस प्यार से वो हकपका गया, पर अगले ही क्षण उसके गले के इर्द गिर्द बाहें कस लीं। भरत नानी के पास जाएगा? उसने दुलराते हुए पूछा। उसने झट बाहें ढीली छोड़ दी और उसकी ओर देखा। हाँ जाएंगे, तुम भी चलो ना मम्मी। उसने उसके बालों में उंगलियां फिराई और बोली, ना बेटा, अभी नहीं, हम जल्दी आएंगे। अभी तो बस नानी माँ आएगी और आप चुप चुप गाड़ी में बैठ जाएंगे, है ना? वो जैसे कुछ सोचता रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, हम जाएंगे मम्मी, हम जाएंगे। और मम्मी, उसने उसकी छाती में उंगली रखते हुए कहा, मम्मी ऑफिस जाएगी, पापा ऑफिस जाएंगे और हम नानी के पास जाएंगे। अम्मा, रोना नहीं, उसने जैसे उसे पुचकारते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे वह उसे क्रच में छोड़ते वक्त पुचकारा करती थी। उसने उसे कसकर भींच लिया। आंखें भर आई हैं सहसा। उसे लगा भरत है जो आज भी नहीं बदला। उसने तो जैसे वनवास को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। बदली है तो कैकेयी, सगे बेटे को वनवास देने वाली कैकेयी। विपिन कहता है, आखिर हम जो भी कर रहे हैं वो भरत के भविष्य के लिए ही तो कर रहे हैं। पर बेटे को राज्य दिलवाने के लिए भरत को ही वनवास देने वाली कैकेयी सिर्फ वही हो सकती है। वहां तो वनवास की अवधि तय थी, पर यहां उसने भरत को कसकर भींच लिया। उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसे लगा उसकी आंखें नम हुई जा रही हैं।
नमस्कार। कैसी लगी कहानी भरत वनवास? बताइएगा जरूर।